अभी तक क्या देखे हम लोग कि जो ऑडिट जो शब्द है वो किससे लिया गया है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, और वो लैटिन वर्ड कौन सा था, ऑडियर। ठीक है, ऑडियर का मतलब था सुनना, बता चुका हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि इंडिया के हिस्टोरिकल रेफरेंस में, इंडिया के इतिहास के संदर्भ में जो सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हमको मिलता है ऑडिटिंग और अकाउंट्स के रिलेटेड, वो कौन सा था भाई, वो था चाणक्य का अर्थशास्त्र। उसी को कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य। ठीक है, और कौटिल्य जी का बोलना क्या था, ये स्टेटमेंट रट लो, लिख लो, याद कर लो। ऑल अंडरटेकिंग्स डिपेंड ऑन फाइनेंस, all undertakings depend on finance and hence foremost attention shall be paid to the treasury। बोल रहे हैं कि जितनी भी कमर्शियल अंडरटेकिंग्स होती हैं, जितने भी बिजनेस एंटिटीज होती हैं, वो किस पे निर्भर करती हैं, फाइनेंस पे, वित्त पे। तो सबसे ज्यादा फोकस जो है, सबसे ज्यादा ध्यान हमको किस पे देना चाहिए, ट्रेजरी पे, खजाने पे। खजाने का मतलब है जहां से फंड आ रहा है या जहां फंड जा रहा है, उस पे सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात हम लोग पढ़े थे कि ऑडिटिंग पे सबसे ज्यादा जोर कब से देना चालू किए हम लोग, ऑडिटिंग को इम्पोर्टेंस मिलना कब स्टार्ट हुआ, ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलना कब स्टार्ट हुआ, वो था 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था भाई, ऐसा क्या हो गया था, 18वीं शताब्दी में हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हुई थी। और औद्योगिक क्रांति को औद्योगिक क्रांति बोलते क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे उद्योग लगने शुरू हुए। ठीक है, इस टाइम पे बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन शुरू हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पे उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है, स्टीम पावर आ गया। ठीक है, स्टीम पावर आने का मतलब ये है, स्टीम पावर इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टीम पावर के इन्वेंशन की मदद से बड़े उपकरण चलाने के लिए हमको एक सोर्स मिला, एक क्या बोलना चाहिए, एक फ्यूल सोर्स मिल गया। ठीक है, बड़ी मशीनें चलाने के लिए हमको पावर भी तो चाहिए, तो वो पावर हमको कहाँ से मिलना शुरू हुआ, स्टीम पावर से। बैंकिंग फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। हो सकता है वो पूछ दे कि 18वीं शताब्दी का क्या प्रभाव पड़ा, इनमें से कौन सा जो प्रभाव है वो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की वजह से आया, ऐसा पूछ सकता है वो। ठीक है, तो बैंकिंग प्रणाली भी बेटर हो गई, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था वो सुधर गया। ठीक है, कुल मिलाकर के ज्यादा बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन हुआ, और ज्यादा बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन, बेहतर बैंकिंग फैसिलिटी की वजह से क्या हुआ, हमारे पास जॉइंट स्टॉक फॉर्मेट ऑफ बिजनेस शुरू हुआ। ठीक है, जॉइंट स्टॉक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त स्कंद संस्थान, आज जिसको हम लोग कंपनी या कॉर्पोरेट बोलते हैं, वही क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो शुरू हुआ भाई। जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ दिक्कत क्या थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ दिक्कत ये थी कि हर कोई उसको चलाता नहीं था, हर कोई ऑफिस जाके काम को देख रेख नहीं करता था। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब ये होता है कि आपने किसी कंपनी में पैसे लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, अब आप घर में चैन से सो रहे हो, इस उम्मीद में कि वो कंपनी अच्छा काम कर रही होगी, वो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, और जब वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको मिलेगा, जिसको आप लोग लाभांश या डिविडेंड बोलते हो। ठीक है, इसका मतलब आपने वो पैसा इसलिए नहीं लगाया कि आप जाके उस कंपनी में काम करो, आप वो पैसा इसलिए लगाया हो ताकि वो कंपनी काम करे और आपको प्रॉफिट अर्न करके दे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो अंशधारी थे वो पूंजी निवेश करते थे, लेकिन संस्था के दैनिक कार्यों में कोई नियंत्रण नहीं होता था। ठीक है, शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड हैव नो कंट्रोल ओवर द डे टू डे वर्किंग, यानी कि आप शेयर होल्डर हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके रतन टाटा को ऑर्डर देने लगोगे कि ये काम करो और ये मत करो। ठीक है, आप सिर्फ ये चाहते हो कि कंपनी आपको पैसे अर्न करके दे। और ये कौन इंश्योर करेगा कि कंपनी ठीक से काम कर रही है, जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिन पे रोज के काम की जिम्मेदारियां हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, वो लोग तो बोलेंगे ही भाई कि काम, कंपनी अच्छा काम कर रही है, उनकी बात पे भरोसा कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए एक जरूरत पड़ी हमको एक ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन की, एक ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति की। ठीक है, जो इस काबिल भी हो कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई कर सके। बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक कंपनी क्या कर रही है, कहाँ से पैसे कमा रही है और कहाँ खर्च कर रही है, ये किससे पता चलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट से। वही एक रिटर्न प्रूफ होता है हमारे पास, वही एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है हमारे पास। तो हमको एक ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन की जरूरत पड़ी, इंडिपेंडेंट पर्सन की जरूरत पड़ी, इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना। इंडिपेंडेंट पर्सन की जरूरत पड़ी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सके, उसमें वो योग्यता हो, और वो ये बता सके कि कंपनी वाकई में कैसा काम कर रही है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके हैं वो कितने भरोसेमंद हैं, ये वो हमको बता सके।
वहीं से शुरू हुई क्या, ऑडिटिंग। और इसी व्यक्ति को, ऐसे ही इंडिपेंडेंट पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटर, ऑडिटर बोलते हैं। ठीक है। तो टाइम टाइम पे इंडिया में और इंटरनेशनली ऑडिटिंग और ऑडिटर्स के क्वालिफिकेशन तय किए गए, पैमाने तय किए गए, स्टैंडर्ड्स तय किए गए। ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में एक चीज हम लोग देखे थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया में मौर्य और हिंदू राजा जो थे, मौर्य और हिंदू राजा जो थे, उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनकी हिस्ट्री में हमको स्टेट रेवेन्यू, ठीक है, स्टेट रेवेन्यू की अकाउंटिंग और उसकी ऑडिटिंग के बारे में बातें हमको पता चलती है। ठीक है, स्टेट रेवेन्यू का मतलब है कि जो भी एक रियासत होता था, प्रोविंस होता था, उसके जो उसकी अकाउंटिंग की जाती थी और उस अकाउंटिंग की ऑडिटिंग होती थी। ऐसा हमको पता चलता है किसमें, मौर्य और हिंदू राजाओं के हिस्ट्री में। यहाँ तक की बातें क्लियर है, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अब आगे जो हम लोग देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में इंडिया में ऑडिटिंग कहाँ से शुरू हुई, कब कब क्या हुआ। ठीक है, एक एक करके अपन पढ़ते जाएंगे। लिखा हुआ है, इन इंडिया फर्स्ट एवर कंपनी एक्ट, पहला कंपनी अधिनियम हमारा कब बना था, 1857 में। रट लो, याद कर लो, पहला कंपनी लॉ जो है या कंपनी चलाने के संबंध में जो पहला लॉ हमको मिला वो कब मिला, 1857 में। ठीक है। एक अगर आप देखो तो लेटेस्ट कंपनी लॉ कौन सा है, 2013। ठीक है, वो भी हालांकि थोड़ा थोड़ा अमेंड होता रहता है, लेकिन लेटेस्ट कंपनी एक्ट हमारे पास कौन सा है, 2013। उसके पहले कौन सा था, 1956, कंपनी एक्ट 1956। उसके पहले कौन सा था, 1913। ठीक है, उसके पहले कौन सा था, 1857। तो सबसे पहला कंपनी लॉ हमारा कौन सा था, 1857। 1857 में क्या चीजें हुई देखो, 1866 में, 1866 में सारे ईयर जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ रिलेटेड टू ऑडिटिंग वाज एडेड, लॉ रिलेटेड टू ऑडिटिंग वाज एडेड। ठीक है, 1866 में, यानी कि हमको बोलना चाहिए कि 1857 वाले लॉ में, 1866 में कंपनी अधिनियम कौन सा था, कंपनी लॉ कौन सा था, 1857। लेकिन उस कंपनी एक्ट 1857 में हम लोगों ने कुछ बदलाव किए, और वो बदलाव कब किए हम लोग, 1866 में। वो बदलाव कौन से थे भाई, कि हम लोग ऑडिटिंग से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ लॉज उसमें हम लोग ऐड किए। ठीक है, पहली बार ऑडिटिंग की बात की गई प्रॉपर एक्ट में, वो कौन सा एक्ट था, 1857 में। ठीक है, उसके बाद 1857 जो कंपनी एक्ट था वो रिप्लेस हो गया, उसकी जगह किसने ले ली, कंपनीज एक्ट 1913 ने ले ली। कंपनीज एक्ट 1857 जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, किसने 1857 की जगह ले ली, कंपनीज एक्ट 1913 में। ठीक है, कंपनी अधिनियम 1913 जो है वो जगह ले लिया किसकी, कंपनी अधिनियम 1857 की। ठीक है, और कंपनी अधिनियम 1913 में हुआ क्या, in which stated that the books of accounts must be maintained in specific manner। क्या बोल रहा है भाई, कंपनी अधिनियम 1913 में ऐसा क्या हो गया ऑडिटिंग से रिलेटेड, जो हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है, क्या हो गया, वो ये था कि पहली बार कंपनी अधिनियम 1913 में ये बोला गया कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, किसी भी कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, दैट मस्ट बी मेंटेन्ड इन स्पेसिफिक मैनर। जो लेखा पुस्तकें हैं, लेखा पुस्तकों को निर्दिष्ट प्रणाली से बनाया जाना अनिवार्य है। ठीक है, उसके पहले मनमर्जी चल रही थी, जंगल राज चल रहा था, तो कंपनी एक्ट 1913 में बोल दिया गया कि भाई आप जो अकाउंट बनाओगे ना वो एक स्पेसिफिक मैनर में बनाओगे, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में बनाओगे, और वो फॉर्मेट कौन बताएगा, हम बताएंगे। हम का मतलब कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 1913। तो पहली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहली बार ये कब बोला गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो एक स्पेसिफिक मैनर में बनाए जाएंगे। ठीक है, एक स्पेसिफिक विशिष्ट फॉर्मेट में बनाया जाएगा, निर्दिष्ट प्रणाली में बनाया जाएगा, ऐसा पहली बार कब बोला गया, कंपनीज एक्ट 1913 में। सीधा एमसीक्यू बनता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन टू बिकम एन ऑडिटर वाज प्रोवाइडेड विच वाज टू ऑब्टेन अ फॉर्मल सर्टिफिकेट फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, 1913 में एक और बात हुई, वो ये था कि ऑडिटर बनने के लिए आपको एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा पहली बार बोला गया कब, कंपनीज एक्ट 1913 में। ठीक है, अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन टू बिकम एन ऑडिटर वाज प्रोवाइडेड। ठीक है,
1913 में कंपनीज अधिनियम 1913 में पहली बार ये बात बोली गई कि ऑडिटर बनने के लिए आपके पास एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और क्या थी वो क्वालिफिकेशन? वो क्वालिफिकेशन थी कि आपको एक फॉर्मल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट से। लोकल गवर्नमेंट या कह सकते हैं आज के समय में स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल गवर्नमेंट से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके का सर्टिफिकेट था? टू टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स वर इशूड। ठीक है, उस टाइम पे दो टाइप के सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते थे ऑडिटर्स को, अंकेक्षकों को। एक सर्टिफिकेट होता था जिसको हम लोग बोलते थे रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, ध्यान रखना। रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट क्या होता था? रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट का मतलब होता था कि एक ऑडिटर जो है, ऑडिटर कुड एक्ट, auditor could act as an auditor in the related area or state only। अगर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप सिर्फ उस स्टेट में या सिर्फ उस लोकल एरिया में आप एज एन ऑडिटर एक्ट कर सकते थे। ठीक है, आप उस केवल जिस एरिया से, जिस लोकल गवर्नमेंट से आपको ऑडिटिंग का सर्टिफिकेट मिला है, रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट आपको मिला है, आप केवल उसी एरिया में एज एन ऑडिटर काम कर सकते हो। ठीक है, दूसरे टाइप का जो सर्टिफिकेट मिलता था वो कौन सा था? उसको हम लोग क्या बोलते थे? अनरेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट का फायदा क्या होता था भाई? अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ऑल ओवर इंडिया में एज एन ऑडिटर एक्ट कर सकते थे। आप पूरे देश में कहीं भी एक ऑडिटर के रूप में काम कर सकते थे। कब? यदि आपके पास अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट था। तो दो टाइप के सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाते थे, रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट और दूसरा अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के केस में आप सिर्फ उस एरिया में, सिर्फ उस स्टेट में एज एन ऑडिटर एक्ट कर सकते थे, ऑडिटर का काम कर सकते थे जिस लोकल गवर्नमेंट ने आपको वो सर्टिफिकेट दिया है। सपोज उस टाइम पे अगर आप छत्तीसगढ़ में हो और आप छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट से आप सर्टिफिकेट लिए हो तो आप केवल छत्तीसगढ़ में ऑडिटर के रूप में काम कर सकते हो। और अगर आपने अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट लिया है तो आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी आप एक ऑडिटर के तौर पे काम कर सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आप ले सकते हो नेट। ठीक है, लिखने दो, नेट और सेट का। नेट और सेट जानते होंगे, क्लास 1 में मैं बताया था। नेट जो है समझ लो वो एक अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मतलब कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी एज एन ऑडिटर काम कर सकते हो। लेकिन सेट जो होता है वो कहाँ होता है? सिर्फ स्टेट में वैलिड होता है वो। तो स्टेट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, समझ लो सिर्फ उस स्टेट में, जिस स्टेट का आपने सेट क्वालिफाई किया है, केवल आप वहीं एलिजिबल होते हैं सेट के केस में। ठीक है, तो उसी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट जो है वो सेट की तरह था। सिर्फ जिस स्टेट में आपने वो सर्टिफिकेट लिया है केवल उसी स्टेट में आप एज एन ऑडिटर काम कर सकते हो। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताओ, इतनी बातें समझ में आई? समझ में आई इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1918 में क्या हुआ? अब देखो 1918 है मतलब कि कंपनीज एक्ट 1913 ही चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, 1918 में क्या हुआ? गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग वाज लॉन्च्ड इन बॉम्बे। बॉम्बे में क्या हुआ? यानी कि अभी जिसको हम लोग मुंबई बोलते हैं उस टाइम पे बॉम्बे बोलते थे। बॉम्बे में क्या हुआ? गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, GDA, रट लो, याद कर लो। गवर्नमेंट डिप्लोमा इन, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, GDA, ये एक स्कीम लॉन्च की गई। एक तरीके का ये सर्टिफिकेट था, जैसे आप लोग PGDCA करते हो, बीकॉम सर्टिफिकेट लेते हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हो, वैसे ही गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग GDA एक सर्टिफिकेट था। आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर आप एक ऑडिटर के तौर पे काम करना चाहते हो। ठीक है, और ये GDA सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा? 3 years ऑफ आर्टिकलशिप। आप 3 साल किसी एक रजिस्टर्ड अकाउंटेंट के पास क्या करोगे? नौकरी करोगे या आर्टिकलशिप करोगे। ठीक है, 3 साल का आप आर्टिकलशिप लोगे और 3 साल के आर्टिकलशिप के बाद आप एक एग्जाम दोगे। ठीक है, एग्जाम टू बी क्लियर, आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप किसी रजिस्टर्ड अकाउंटेंट के पास 3 साल नौकरी करोगे, सीखोगे काम, और उसके बाद आप एक एग्जाम क्वालिफाई करोगे। और अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी अभी मैं बताया हूँ अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट क्या होता है।
अगर आप जीडीए का सर्टिफिकेट ले लेते हो, जीडीए का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको 3 साल किसी सीए के पास आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जीडीए का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये दो चीजें अगर आप कर लोगे तब आपको जीडीए का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जीडीए का सर्टिफिकेट मिलते ही आपको अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसका मतलब आप ऑल इंडिया में कहीं भी एक ऑडिटर का काम कर सकते हो, एक ऑडिटर का काम कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं 1932 में क्या हुआ। 1932 में एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था का जन्म हुआ। इंडियन, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी। इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी, सीधा क्वेश्चन बनता है भाई, एनटीए को कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। एनटीए, इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी कब बना, या 1932 में निम्न में से कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज established in 1932, ऐसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एटलीस्ट एक कॉमर्स का स्टूडेंट होने के नाते ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी जो है वो कब बनी थी, 1932 में बनी थी। ठीक है, और ये क्या करती थी, इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी क्या करती थी, ये एक और अलग तरीके का एग्जाम लेती थी सेम ऑडिटरशिप के लिए। ऑडिटिंग करने के लिए या ऑडिटर बनने के लिए इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी एक और एग्जाम लेती थी। तो अब आपके पास इस टाइम पे समझ लो कि दो ऑप्शन थे। अगर आपको ऑडिटर बनना है तो या तो आप जीडीए वाला सर्टिफिकेट ले लो, या तो आप इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी के द्वारा किया गया, करवाया गया एग्जाम क्वालिफाई कर लो। दोनों ही केस में आपको अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मिल जाता। ध्यान रखना, जीडीए एक अलग सर्टिफिकेट था और इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी की जो सर्टिफिकेट होती थी वो अलग था। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चुन सकते हो। ठीक है, और ये भी बता देता हूं, अगर आपके पास ऑलरेडी जीडीए सर्टिफिकेट है तो आपको इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास नेट है तो आपको रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता। उसी तरीके से यदि आपके पास ऑलरेडी जीडीए सर्टिफिकेट है तो इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी के द्वारा लिया गया एग्जाम आपको पास नहीं करना पड़ता था। ठीक है, तो 1932 में इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी की स्थापना हुई, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फॉर्म किया गया, और वो लोग अगले ही साल 1933 में ही एग्जाम ले डाले। ठीक है, इसको बोलते थे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑडिटिंग। ठीक है, सर्टिफिकेट टू प्रैक्टिस ऑडिटिंग, इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी जो है वो ये सर्टिफिकेट इशू करती थी। ठीक है, आगे ये हुआ कि 1943 में 1943 में जीडीए को एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश करने का मतलब होता है खत्म कर दिए, जीडीए जैसी चीज को खत्म कर दिए। ठीक है, 1943 में जीडीए को खत्म कर दिया गया। इसका मतलब 1943 से लेकर के 1949 तक, 1949 तक सिर्फ इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी ही सर्टिफिकेट इशू करती होगी। स्वाभाविक सी बात है, 1943 में जीडीओ को एबॉलिश कर दिए तो बचा क्या, इंडियन अकाउंटिंग एजेंसी वाला सर्टिफिकेट बच गया। ठीक है, तो 1943 में जीडीओ को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, और 1 मई, 1 मई 1949 को जन्म हुआ इंडिया में अकाउंटिंग के भगवान, अकाउंटिंग के रजनीकांत, करता धरता चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट को पास किया गया। ठीक है, और इस चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की वजह से कौन सी संस्था का जन्म हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई। बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लग गया मेरे दिमाग में, केजीएफ वाला। ठीक है, इंडिया में अकाउंटिंग के भगवान, करता धरता आईसीएआई का जन्म हुआ भाई। ठीक है, इस आईसीएआई ने क्या किया, इंडिया में अकाउंटिंग की सूरत बदल दी, ऑडिटिंग को एक अलग लेवल पे लेके चले गए ये लोग। ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जीने का मकसद मिल गया। ये सारी चीजें आईसीएआई के द्वारा की गई। और जब आईसीएआई बना, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी नाम की चीज जब आई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी नाम की चिड़िया जब इंडिया में आई, तो उसी दिन ये तय हो गया कि अब ऑडिटिंग का काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकेगा भाई, कौन कर सकेगा, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर पाएगा। ठीक है, और ये बात किसमें इंक्लूड कर दी गई, कंपनीज एक्ट 1956 में। 1956 जो हमारा एक्ट था उसमें ये बात साफ साफ बोल दी गई कि भाई जो ऑडिटिंग का काम है वो सिर्फ कौन कर सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, दूसरा आदमी ऑडिटिंग के काम को नहीं छू सकता। ठीक है, लेटेस्ट हमारा हीरो जो बचता है वो है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013
कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसी कौन सी उल्लेखनीय बात हुई? दो बातें हुई, ठीक है, जो आपके लिए अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, द कंपनीज एक्ट 2013 मेड ऑडिट ऑफ कंपनीज अकाउंट्स कंपलसरी। कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करवाना कंपलसरी कर दिया गया। कब? कंपनीज एक्ट 2013 में। ध्यान रखना भाई, सीधे क्वेश्चन बनता है कि कौन से कंपनी एक्ट में कंपनी की ऑडिटिंग कंपलसरी कर दी गई। तो हमको लगता है कि यार कंपनी ऑडिटिंग तो बहुत टाइम से कंपलसरी, तो शायद 1956 में कर दिए होंगे, सबसे पुराना तो वही है, 2013 के पहले का तो वही था, तो अपन उसी में टिक कर देते हैं। ऐसे करके बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो अब आप लोग को क्लियर कर दिया गया कि कंपनी अकाउंट्स की ऑडिटिंग कौन से कंपनी एक्ट में कंपलसरी की गई? द कंपनीज एक्ट 2013 में, हमारा जो लेटेस्ट कंपनी एक्ट है उसमें किया गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये है, एक जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है, ध्यान रखनी है, वो ये था कि कंपनीज एक्ट 1956 जो था उसमें ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव जो था वो था ये चेक करना कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, कंपनी अकाउंट जो है वो ट्रू एंड करेक्ट है कि नहीं। ये कब का था? ये कब का था भाई? ये कब का था? ये परिभाषा, ये ऑब्जेक्टिव किसमें थी? कंपनीज एक्ट 1956 में। 1956 में ये ऑब्जेक्टिव था। 1956 में बोला गया कि ऑडिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा? टू चेक इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड करेक्ट, करेक्ट वर्ड पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना, क्योंकि इसी वर्ड को चेंज किया गया। ट्रू तो अभी भी है, इस करेक्ट वर्ड को चेंज किया गया, ठीक है। 1956 में क्या बोला गया कि ऑडिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, अंकेक्षण का जो उद्देश्य है, वो ये देखना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं वो ट्रू एंड करेक्ट है कि नहीं। इस डेफिनेशन को, इस वर्ड को कंपनीज एक्ट 2013 में चेंज किया गया। चेंज करके इसको क्या कर दिए? चेंज करके इसको कर दिए, जो आप लोग को दिख भी रहा होगा, इसको चेंज कर दिया गया ट्रू एंड फेयर में। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। पहले जो डेफिनेशन थी, पहले जो ऑब्जेक्टिव था वो था ट्रू एंड करेक्ट। अब जो लेटेस्ट है, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो है, वो क्या बोला गया कि भाई ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ये देखना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। अब इसमें अंतर समझो, ट्रू एंड करेक्ट और ट्रू एंड फेयर में अंतर क्या है। जब हम लोग बोलते हैं करेक्ट, जब हम लोग बोलते हैं ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू का मतलब तो ये हो गया सीधा सीधा कि जो बातें बोली जा रही हैं वो सच है। आप बोल रहे हो कि आपके पास बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग वाकई में है। आप बोल रहे हो 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है, तो वाकई में 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है, ठीक है। ये होता है ट्रू का मतलब, जो पहले भी था और अभी भी है। फेयर और करेक्टनेस का मतलब क्या था? जब हम लोग बोलते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो करेक्ट है, सिर्फ करेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा फोकस, हमारा स्ट्रेस सिर्फ गणितीय शुद्धियों पे है, ठीक है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी पे है। जब हम लोग सिर्फ करेक्ट होने की बात करते हैं तो हम लोग ये मानते हैं, हम लोग सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं, इस पे स्ट्रेस देते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो मैथमेटिकली करेक्ट है। मैथमेटिकली करेक्ट है मतलब कि जोड़ने घटाने का काम, प्लस माइनस का काम बिल्कुल सही हुआ है। तो पहले का जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ इस बात की चिंता करता था कि जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हो, वो एक तो ट्रू होने चाहिए और दूसरा मैथमेटिकली सही होना चाहिए। 2013 में इस ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा रिफाइन कर दिया गया और बोला गया कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो ट्रू एंड करेक्ट होने के साथ साथ फेयर भी होने चाहिए। फेयर भी होने चाहिए, ठीक है। फेयर का मतलब है, फेयर जो है ना, वो करेक्टनेस को भी इंक्लूड करता है। ऐसा नहीं है कि अब करेक्ट नहीं होगा तो चल जाएगा, वो करेक्टनेस को भी इंक्लूड करता है। और इसके साथ साथ करेक्ट होने के साथ साथ वो ये भी देखता है कि क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन सिद्धांतों को फॉलो किया गया है या नहीं। जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, सामान्य रूप से जो स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांत होते हैं, अवधारणाएं होती हैं, जो हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ेंगे भी, क्या उसको फॉलो किया गया है या नहीं। तो ट्रू एंड फेयर होने का मतलब ये हो गया कि जो बातें बोली जा रही हैं, एक तो वो सच है, दूसरा वो फेयर भी है। फेयर का मतलब करेक्ट तो है ही, गणितीय शुद्धियां तो उसमें है ही, साथ ही साथ आपने सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो किया है।
सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग रूल्स जो है उनको भी आपने ध्यान रखा है। ठीक है, कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अवधारणाएं होते हैं, ये आप लोग थोड़ा देखना, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। तो जो लेटेस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें ये बोला गया कि आप जो ऑडिटिंग है उसका ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ट्रू एंड करेक्ट होने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। और फेयर होने का मतलब करेक्ट भी होगा और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये हुई इसकी बातें। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हुई, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हुई 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में पहली बार ये बोला गया, ये बताया गया, प्रिस्क्राइब किया गया कि ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर आप तो बोले थे कि 1949 से ये तय हो गया है कि ऑडिटर ऑडिटिंग जो है वो सिर्फ सीए करेगा। तो ये तो केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये तो केवल ये बोला गया कि ऑडिटिंग का काम एक सीए कर सकता है। ठीक है, 2013 में सीए के ओवरऑल क्वालिफिकेशन को बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया गया। ठीक है, मतलब कि एक तो ये कि जो सीए है वो प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए, ये नहीं कि खाली आप सीए का सर्टिफिकेट ले लिए और बस अब आप ऑडिटिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं, आपको प्रैक्टिसिंग सीए होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा और भी बातें बताई गई कि आप पे कोई आपराधिक मामला ना चल रहा हो। ठीक है, आप उस कंपनी से रिलेटेड ना हो, यानी आप उसके शेयर होल्डर, उस कंपनी के एम्प्लॉय, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उस कंपनी के मालिक ना हो। ठीक है, और बहुत सारी बातें बताई गई जो हम लोग कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। ये भी बताया गया कि भले ही आप सीए क्यों ना हो, भले ही आप सीए हो और आप प्रैक्टिसिंग सीए हो, लेकिन कौन कौन से केसेस में आप फिर भी ऑडिटिंग नहीं कर पाओगे, कौन कौन से केस में आपको सीए होने के बाद भी, प्रैक्टिसिंग सीए होने के बाद भी आपको एज एन ऑडिटर एक्ट करने के लिए डिसक्वालिफाइड माना जाएगा, कौन कौन से केसेस में आपको क्वालिफाइड माना जाएगा। ये सारी बातें प्रिस्क्राइब की गई पहली बार किसमें, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, समझ में आई भाई बात। 2013 में ये भी बताया गया कि कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है, इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है, सेक्रेटरियल ऑडिट कौन कर सकता है, ये सारी चीजें भी प्रिस्क्राइब की गई कौन से एक्ट में, हमारे कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये थी अब तक की हिस्ट्री। समझ में आया आप सभी को? उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ऑडिटिंग क्या होती है भाई? ऑडिटिंग जो है ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, किसी भी बिजनेस एंटिटी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये क्या होता है? ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है। वो इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होता है? वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है एक प्रैक्टिसिंग सीए। और इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब है कि वो उस कंपनी का ना तो एम्प्लॉय है, ना ही मालिक है, ना ही इन्वेस्टर है, ना ही शेयर होल्डर है, ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है का मेंबर है। ठीक है, तो वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। ठीक है, किसका एग्जामिनेशन करता है? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करता है। और वो क्यों करता है? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, अपना सुझाव देता है, सिर्फ एग्जामिन करता है और अपना सुझाव देता है। क्या सुझाव देता है? कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ठीक है, सही और न्यायिक है कि नहीं, वो ये देखता है। ठीक है, हिंदी में मैं लिखा था सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करता है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो तीन बातें हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और अपना ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए गए हैं वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। ये है आपका ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के बारे में आगे हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। चलो, उम्मीद है मजा आया होगा आप लोगों को, चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, थैंक्स अ लॉट।